नमस्कार, द मीडिया हाउस के हरियाणा सियासत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, इतिहासकार और राजनीति के विश्लेषक मौजूद हैं, इंद्रपाल चहार जी। स्वागत है भाई साहब। धन्यवाद अनूप जी। ज़्यादातर लोगों में ये धारणा है कि चुनाव 1952 से शुरू हुए भारत में, लेकिन इतिहास ये बताता है कि उससे पहले चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दें। देखिए अनु भाई, कोई भी आंदोलन हो, क्रांति हो, संघर्ष हो, उसका हमेशा ही सकारात्मक रिजल्ट लोगों को मिलता है। अगर हम आज़ादी की बात करें तो 1857 में पहली बार आज़ादी के लिए क्रांति हुई, बहुत से लोग इसमें मारे गए। 1857 की जो क्रांति हुई उसकी आवाज़ इंग्लैंड तक गई। 1857 से पहले जो भारत का प्रशासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था, तो समाचार पत्रों के माध्यम से धीरे धीरे 1857 की क्रांति की जो बात थी वो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया तक पहुंची। तो उन्होंने सोचा कि भारत में सब कुछ अच्छी तरीके से नहीं चल रहा है, कुछ न कुछ दिक्कत है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो महारानी विक्टोरिया थी उनको गुमराह किया जाता था। तो 1857 की क्रांति के बाद महारानी विक्टोरिया ने भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथों में ले लिया और उन्होंने कुछ सुधार भारत में किए। इसके बारे में इतिहास की धरोहर हाँसी एक बहुत बढ़िया किताब जगदीश सैनी ने लिखी है और पेज नंबर 175 पर पंजाब गजेटियर का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि 1885 में पहली बार पूरे हरियाणा या संयुक्त पंजाब आप कह सकते हैं उस समय का, संयुक्त पंजाब में नगर पालिकाओं का गठन किया गया। और 1857 की क्रांति थी उसके बाद जो 1885 में नगर पालिकाओं का गठन किया, तो एक प्रकार से छोटे स्तर पर जो भारतीय लोग थे उनको प्रशासन में भागीदारी देने का काम इसमें किया गया। तो हरियाणा में चुनाव पहली बार कब हुए? देखिए अनूप जी, इसके बाद फिर प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड उलझ कर रह गया, उसको भारत के लोगों की मदद की ज़रूरत थी। तो इंग्लैंड की महारानी ने भारत के लोगों से अपील की कि आप प्रथम विश्व युद्ध में हमारी मदद करें और जब युद्ध खत्म होगा तो उसके बाद और प्रशासनिक अधिकार भारतीयों को दिए जाएंगे। युद्ध खत्म होने के बाद फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, तो उससे ध्यान हटाने के लिए और जो अपना वादा किया था प्रथम विश्व युद्ध में के बाद प्रशासनिक सुधार देने के लिए, तो इंग्लैंड की महारानी ने एक आयोग का गठन किया, चेम्सफोर्ड आयोग के नाम से। उसका काम था भारत में प्रशासनिक सुधारों को लागू करना, उसकी रिपोर्ट इंग्लैंड की जो महारानी थी उसको देना। तो उसने 1919 में अपनी रिपोर्ट इंग्लैंड की महारानी को दी और उसके बाद पूरे भारत में विधान परिषदों का गठन किया गया और 1920 में पहली बार पूरे भारत में विधान परिषद के चुनाव हुए और इसी के तहत 1920 में ही पंजाब विधान परिषद के भी चुनाव हुए, जिसमें आज का जो हमारा हरियाणा है ये भी उसी में आता था, पंजाब विधान परिषद के अंतर्गत। तो उस समय जब चुनाव हुए तो शेड्यूल भी तो कोई बनाया गया होगा, कैसा शेड्यूल रहा होगा उसमें? शेड्यूल अनूप जी, इसमें जो नामांकन पत्र थे उसके जो दाखिल करने की तिथि थी 5 नवंबर 1920 और नामांकन पत्रों की जांच हुई 9 नवंबर 1920। मतदान की तिथि थी 8 दिसंबर 1920 और जो गिनती हुई वो 12 दिसंबर 1920 को हुई। लेकिन इससे पहले अनूप जी जो कमीशन आया था उसमें चौधरी छोटूराम का एक बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा था, क्योंकि छोटूराम का दिमाग हर वर्ग को साथ लेकर चलने का था और ख़ासकर वो जो देहात का इलाका है उसके लिए काम कर रहे थे। तो चौधरी छोटूराम ने चौधरी लालचंद को आगे करके 3 बातें आयोग के सामने रखी थी। भाई इन 3 बातों का विशेष तौर से कमीशन ध्यान रखे और जो हमारी ये बातें हैं ये इंग्लैंड की महारानी के सामने पहुंचाए। तो वो जो 3 प्रस्ताव लालचंद ने रखे थे छोटूराम के कहने पे, उनमें पहले नंबर पे था देहाती और शहरी सीटें अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि शहरों में अमीर लोग रहते थे और गांव में गरीब लोग रहते थे। और जो दूसरा था वो जनसंख्या और करों की वसूली, यानी जनसंख्या का अनुपात और जो लोग कर देते थे उसके हिसाब से सीटों का वितरण किया जाए
90% सीटें ग्रामीण क्षेत्र में दी जाएं और 10% सीटें शहरी क्षेत्र में दी जाएं। उसके साथ साथ जो देहात की सीटें हैं उन पर केवल देहात में रहने वाले लोग ही चुनाव लड़ें, क्योंकि अगर आम आदमी उसमें चुनाव लड़ेगा, जो शहरों में रहने वाले अमीर लोग थे वो भी देहात की सीटों पर चुनाव लड़ सकते थे। लेकिन ये 3 प्रस्ताव करके सर छोटूराम ने एक प्रकार से देहात वर्ग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि ही 1920 के चुनाव में इसमें उन्होंने कर दी थी। तो क्या उसी समय, जैसे ये हरियाणा में 10 सीटें हैं लोकसभा की, तो क्या उस समय भी इतनी सीटें थी या कितनी सीटें और उनका किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया होगा? अनूप जी, उस समय का जो संयुक्त पंजाब था, आज का पंजाब, आज का हरियाणा और थोड़ा बहुत क्षेत्र शायद इसमें गुजरात का भी था, तो इतने बड़े क्षेत्र में कुल मिलाकर 71 सीटें इसमें रखी गई थी। और इसमें एक खास बात और थी कि कोई पार्टी इसमें नहीं थी। जितने भी प्रत्याशी थे वो मतलब आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा गया था। और जैसा कि छोटूराम ने अनुरोध किया था कि सीटों का वर्गीकरण किया जाए, तो छोटूराम की अपील पर जिस प्रकार से वर्गीकरण किया गया उसमें शहरी सीटें 7 रखी गई गैर मुस्लिम के लिए, मतलब मुस्लिम से अलग कोई भी चुनाव लड़ सकता था 7 शहरी सीटों पर। और ऐसी ही गैर मुस्लिम 13 सीटें थी ग्रामीण की। कुल मिलाकर 20 सीटें ऐसी थी जो गैर मुस्लिम थी, जहां मुस्लिम से अलग कोई भी चुनाव लड़ सकता था। और मुस्लिम के लिए भी अलग कैटेगरी रखी गई थी। 5 सीटें शहरी थी, 27 सीटें ग्रामीण थी, कुल मिलाकर 32 सीटें मुस्लिम वर्ग के लिए रखी गई थी। अगर सिख की बात करें तो 1 शहरी सीट सिखों के लिए आरक्षित की गई थी और 11 ग्रामीण सीटें, कुल मिलाकर 12 सीटें सिखों के लिए आरक्षित की गई थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर 13 शहरी सीटें और 51 जो सीटें थी वो ग्रामीण थी। कुल मिलाकर 64 सीटें ये इसमें बैठती हैं कुल 71 में से। बाकी जो और सीटें रहेगी उसमें और कैटेगरी ली गई थी, जैसे विशेष गैर क्षेत्रीय सीट थी, पंजाब लैंड होल्डर, मतलब पंजाब में जो बड़े किसान थे जिनके पास ज़्यादा भूमि थी उनके लिए भी 3 सीटें रखी गई थी। इसमें एक सामान्य सीट थी, एक मुस्लिम सीट थी और एक सिख सीट थी। इसके साथ साथ जैसे पंजाब विश्वविद्यालय है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, उस समय 1 सीट इसके लिए रखी गई थी। एक पंजाब में जो व्यापारी वर्ग था उसके लिए रखी गई थी और एक जो उद्योगपति थे पंजाब में 1 सीट उनके लिए रखी गई थी और 1 सीट जो बलूच तमुंदर था 1 सीट उनके लिए रखी गई थी। तो इस प्रकार 71 सीटों का इस प्रकार से उन्होंने वर्गीकरण इसका किया था। तो जो 71 सीटों की आप बात कर रहे हैं उन पे चुनाव के नतीजे किस प्रकार रहे और कोई खास बात इस चुनाव की रही हो? अनूप जी, देखिए पूरे उसकी तो 71 सीटों का हम कोई फायदा नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा एरिया है। हम जो आज का हमारा वर्तमान हरियाणा है उसके संदर्भ में ही अगर बात करें तो सही रहेगा, क्योंकि जो अपने राज्य से हर एक को जानकारी चाहते हैं, लंबा चौड़ा तो हो जाता है उसमें। तो अगर वर्तमान हरियाणा की बात करें जो पुराने पंजाब विधान परिषद के अंतर्गत आता था, उसमें कुल 11 विधान परिषद की सीटें थी, जिसमें ग्रामीण सीटें थी सामान्य यानी गैर मुस्लिम। हिसार हांसी का जो क्षेत्र था, हिसार और हांसी का लंबा चौड़ा ग्रामीण क्षेत्र था, उसमें लाजपत राय विजयी रहे थे इसमें। इसके साथ साथ जो दूसरी सीट है उसमें दक्षिण पूर्वी रोहतक ग्रामीण, इसमें स्वरूप सिंह बादली विजयी हुए थे। और उन्होंने इस सीट की, जो आपने पूछा नहीं खास बात क्या थी, स्वरूप सिंह बादली ने सर छोटूराम को हरा दिया था इस चुनाव में। और इस चुनाव की एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पूरा चुनाव का जो सिस्टम था वो छोटूराम जी देख रहे थे, लेकिन वो खुद चुनाव इसमें हार गए थे। उत्तर पश्चिम रोहतक ग्रामीण की अगर बात करें तो इसमें लालचंद जी जीते थे। गुड़गांव ग्रामीण की बात करें तो लेफ्टिनेंट बलबीर सिंह जीते थे। करनाल ग्रामीण की बात करें तो वंश गोपाल जीते थे, लेकिन चुनाव जो सिस्टम देख रहे थे उन्होंने इस पर रोक लगा दी थी। इसके बाद दुनीचंद को बाद में विजयी घोषित किया गया था। और अम्बाड़ा ग्रामीण की बात करें तो यहाँ से दयाराम जीते थे। जो दूसरी सीटें हैं सिरसा दक्षिण पूर्वी खसमो शहरी, ये तो पहले हमने बात करी ग्रामीण क्षेत्रों की। अब शहरी क्षेत्रों की बात करें तो सिरसा दक्षिण पूर्वी कस्बे, यानी सिरसा के जो दक्षिण और पूर्व में कस्बे थे उसमें लाला आत्माराम जीते थे। अम्बाड़ा छावनी का जो पूर्वोत्तर कस्बों का क्षेत्र था उसमें पन्नालाल। अम्बाड़ा मंडल में जो सिख सीट थी ग्रामीण,
इसमें राजा सिंह जीते थे। और गुड़गांव हिसार मुस्लिम, यानी इस सीट पर केवल मुस्लिम ही खड़े हो सकते थे। इसमें मोहम्मद हयात खान जीते थे। और गोहाना जो अम्बाड़ा मंडल था उसमें मुस्लिम ग्रामीण में सैफी अली खान इन्होंने जीत दर्ज की थी। तो क्या उस समय भी अभी की तरह 5 साल का कार्यकाल रहता था? नहीं अनूप जी, इसमें जो कार्यकाल था वो 8 जनवरी 1921 से और अक्टूबर 1923 तक लगभग 3 साल का इसमें कह सकते हैं। ये इसमें कार्यकाल जो पहला एमएलसी का, आमतौर पर इसको एमएलसी का चुनाव बोलते हैं, जो पहला चुनाव था इसका कार्यकाल 8 जनवरी 1921 से अक्टूबर 2023 तक रहा था। और जो खास बात आपने पूछी थी छोटूराम के हारने का, हमने जो जिक्र किया था, तो उसमें गांव एक साला वास के धनी सेठ थे। उन्होंने जैसे प्रोपगंडा करते हैं, अफवाह फैलाना कहते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि आपने सुना होगा खाप का एक विशेष महत्व प्रत्येक चुनाव में रहा है। और उस क्षेत्र में जहां से छोटूराम जी खड़े थे, दक्षिण पूर्वी रोहतक ग्रामीण स्वरूप सिंह बादली जीते थे, तो एक सेठ ने अपने आदमी ऊंटों पर रात को भेज के, प्रत्येक गांव में ऊंटों की व्यवस्था करके अपने आदमी भेज के, और एक अफवाह फैला दी थी कि जो गुलिया खाप है उसने स्वरूप सिंह बादली का समर्थन कर दिया है, जिसके कारण सर छोटूराम पहला चुनाव एक साजिश के साथ हार गए थे। लेकिन इतना साजिश होने के बावजूद, अफवाह फैलाने के बाद भी सर छोटूराम की जो हार का अंतर था वो केवल 22 मतों का रहा था। जी जी, देखिए आप लोगों को हरियाणा सियासत के अंदर हरियाणा और तमाम देश की खबरें हम दिखाते हैं, पीछे का इतिहास आप लोगों को बताते हैं। आज की आपको ये हरियाणा सियासत की बातचीत कैसी लगी वो हमें ज़रूर बताइए। और हम धन्यवाद करते हैं, बड़े वरिष्ठ पत्रकार, इतिहासकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप आए, आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।